घर खरीदने का फैसला आपकी जिंदगी के एक अहम और बड़े फैसले के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई लगी होती है, बल्कि ये आने वाले कई सालों तक आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में आज हम एक बार फिर आपको आपका घर खरीदने के फैसले में मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा एक दूसरे तरीके से। आज हम आपको एक रिसर्च की मदद से ये बताएंगे कि घर खरीदने से पहले आपको किन बातों के बारे में सोचना जरूरी है और किसी शहर में आपके लिए घर खरीदने से पहले किन बातों की तैयारी करना आपके लिए जरूरी है, खासतौर पर अगर हम बात करें आपके आर्थिक पहलू पर। और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंटीग्रेटेड पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज फर्म अर्थयंत्र के सीईओ नितिन व्याकरणम। नितिन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने एक टूल बनाया है ABRS करके, जिसका मतलब है कि अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि किसी शहर में आपके लिए क्या बेहतर होगा, घर खरीदना या फिर किराए पर रहना। इस तरह के टूल की जरूरत महसूस क्यों हुई आपको? जैसे आपने बोला, हम लोग एक पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। हम लोग प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं। एंड जब भी प्रोफेशनल्स हमारे पास आते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा उनके पास रहता है कि मुझे घर कब खरीदना चाहिए, शुड आई बी बाइंग द हाउस आज के दिन में मार्केट के हिसाब से, या मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक रिसर्च या ऑब्जेक्टिव वे में एड्रेस करने की कोशिश की थी, तो हमको कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं मिला इंडिया में जो बता पाए कि एक कंज्यूमर को फ्रॉम ए पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव डिसीजन कैसे लेना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि हम ही वो रिसर्च करेंगे और हमने ये पेटेंटेड मेथोडोलॉजी जो अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर है वो बनाया है। राइट। तो आपका जो ये बाय वर्सेस रेंट स्कोर है, हम जानना चाहेंगे कि किस मेथोडोलॉजी पे काम करता है और किस तरीके से ये इवेल्युएट करता है कि मुझे घर खरीद लेना चाहिए या फिलहाल किराए पे रहना बेहतर होगा। 5 अहम चीजें हैं यहाँ पे जो हमें देखनी चाहिए। एक है जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वर्सेस रेंटल वैल्यू क्या है। इन दोनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये स्कोर डाउन पेमेंट, आमतौर पे 20% इज डाउन पेमेंट जो रेगुलरली होता है। सो डाउन पेमेंट के लिए कितने को बचाने के लिए कितने साल लगेंगे? राइट। अगर आज मुझे डाउन पेमेंट मान लीजिए आप मान रहे हैं कि 20% है टोटल कॉस्ट का, 1 करोड़ का घर है तो 20 लाख रुपए मुझे जमा करने हैं, तो कितना वक्त लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड इज द एरिया। 1 लाख रुपए में मुझे कितना SFT मिलेगा? अगर आप कंपेयर करते हो, अगर हैदराबाद को कंपेयर करोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको SFT में हैदराबाद में मिलेगा 1 लाख रुपए के लिए। अगर बॉम्बे को कंपेयर करते हो सबसे कम वहां मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस फैक्टर को भी हमने इसमें कंसिडर किया है। राइट। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपने इसमें लिए हैं? इसके अलावा वी यूज अ रेशियो कॉल्ड बाय वर्सेस रेंट रेशियो, जो बताता है कि आपका EMI रेंट से कितना ज्यादा महंगा है। फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता में बाय वर्सेस रेंट रेशियो इंडिया में सबसे ज्यादा है, 0.41 है। इसका मतलब ये है कि कलकत्ता में जो रेंटल वैल्यूज है वो काफी हाई है व्हेन कंपेयर टू द EMIs यू पे। राइट। अगर बॉम्बे की बात करूं, यहाँ का उदाहरण लूं कि एक मकान की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है या 1.25 करोड़ है, रेंट के तौर पे आपको हार्डली 25 या 30 हजार रुपए देने, लेकिन जब आप EMI देने जाएंगे तो करीब 90,000 से 1 लाख रुपए के आसपास की EMI आपको देनी पड़ेगी। तो काफी अंतर हो गया, 3 गुना या 3.25 गुना ज्यादा हो गया। और इसी तरह से आप इस रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा कोई और टेक्निक है, कोई और मेथड? एक और फाइनल मेथड है तो ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप घर खरीदते हो वर्सेस रेंट, आपको कितने साल लगेंगे ब्रेक इवन होने के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है वेस्टर्न मार्केट्स में कि 7 से 8 साल एक अच्छा रेशियो है। इंडियन सिटीज में जो 7 सिटीज हमने कवर किए हैं उन सब में उससे ज्यादा है ब्रेक तो इवन। इस ब्रेक इवन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो रकम है जो आप रेंट दे रहे हैं और जो आप EMI दे रहे हैं, जहां जाके वो सेम हो जाते हैं exactly. उस उतने साल, मतलब मान लीजिए कि 10 साल अगर आपको लगते हैं कि आपका रेंट और EMI सेम है, तो आपको खरीदी हुई प्रॉपर्टी में कम से कम 10 साल गुजारने होंगे, तब जाके आप ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। तब आपका वो डिसीजन सही होगा कि आपने घर खरीदा है। अदरवाइज आप रेंट पे रहते हो तो शायद ज्यादा। व्हाट इफ एनालिसिस, अगर ये किया होता तो क्या होता, दैट्स एनालिसिस। राइट। और उसके अलावा एक छोटी सी बात ये मैं दर्शकों को यहाँ और क्लियर कर दूं कि ये पूरी रिसर्च की गई है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। अलग अलग यहाँ पर सैलरी ब्रैकेट्स लिए गए हैं, जिसमें 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। और आप की सैलरी कितनी है, आप किस ब्रैकेट में आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रिसर्च आपको बताती है कि आपको घर खरीदना चाहिए या कि कुछ चुनिंदा शहरों में अगर आप रह रहे हैं तो आप ही वहां पर आपके लिए घर खरीद लेना ज्यादा मुनासिब होगा, या फिर आपके लिए ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन ये है कि आप वहां किराए पर रहें और पहले कॉर्पोरेट इकट्ठा करें, फिर तैयारी करें एक बेहतर घर खरीदने की, ताकि आपके घर के फाइनेंशियल्स
ना बिगड़े और आपका एक जो लाइफस्टाइल आपने डेवलप किया है वो बहुत अच्छे से चले। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नितिन व्याकरण जी हमारे साथ मौजूद है। नितिन, अब हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का। हमने अभी तक बात कर ली दिल्ली के मार्केट की, वेस्टर्न इंडिया का मार्केट ले लिया, मुंबई पुणे की बात हो गई, कलकत्ता की बात हो गई। साउथ में अगर जाएं तो अलग तरीके का मार्केट है, काफी बैलेंस मार्केट हमको दिखता है। साउथ में लोगों की अर्निंग्स भी काफी बेहतर है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मेजर चंक हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में आता है, कुछ हद तक चेन्नई में भी आता है। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर बेंगलुरु से, जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है देश की और काफी व्हाइट कॉलर जॉब जनरेट करती है। इस मार्केट के बारे में आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? बैंगलोर रियल एस्टेट मार्केट अगर आप देखोगे 2007 के प्राइसेस और आज के प्राइसेस एक्चुअली वहीं पे है प्राइसेस। बीच में दे वेंट हाई, फिर नीचे आ गए। तो बैंगलोर में नेट आप देखोगे, इवन एनएचबी इंडेक्स की बात करते हैं तो जो इंडेक्स है वापस 100 पे ही आ गई है एज ऑफ लास्ट क्वार्टर बैंगलोर में। बैंगलोर का अगर आप कंपैरिजन करते हैं और बोलते हैं बॉस अफोर्डेबिलिटी टू बाई रैंक कैसा है या अफोर्डेबिलिटी टू रेंट रैंक कैसा है, अफोर्डेबिलिटी टू बाई में बैंगलोर इज 4th नेशनली रैंक्ड। पर आप जब अफोर्डेबिलिटी टू बाई रेंट की बात करते हैं तो 3 पे आ जाता है। तो वहां पे रेंटिंग इज मोर अफोर्डेबल देन बाइंग। इसलिए बैंगलोर में भी हमने ये देखा है कि आप रेंट पे रहना आपके लिए आसान है एन कंपेयर टू बाइंग ए प्रॉपर्टी। ये एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद देखने वालों के भी मन में आ रहा होगा कि जैसा आपने शुरू में भी कहा कि एस्पिरेशनल वैल्यू जुड़ी रहती है, कि इमोशनल वैल्यू जुड़ी रहती है। आज मैं खींचतान के घर खरीद भी लूं, जैसे बेंगलोर में बहुत मार्जिनल अंतर है दोनों चीजों में, लेकिन मैंने घर खरीद लिया। हालांकि आपका यहाँ एक ये भी है कि प्राइजेस बेंगलोर में नहीं बढ़ रहे हैं, यानी आपने खरीद भी लिया तो आपको कोई बहुत एकदम एस्ट्रोनॉमिकल वहां पर इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस नहीं मिल जाएगा जो दिल्ली एनसीआर में या कई जगह या फिर मुंबई में आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मन होता है कि एक वैल्यू एड कर लेता हूं, मेरी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, कल को 10 लाख की 15 लाख भी होगी तो मेरे लिए तो एडवांटेज है। तो वो डिसीजन मेकिंग में कैसे प्ले करेंगी ये सारी रोल? इंडिया में 3 चीजें है ना हिस्टोरिकली, हमें रोटी कपड़ा मकान, ये 3 हमको चाहिए। सो मकान खरीदना इज अ इंडियन एस्पिरेशन, एक इंडियन मिडिल क्लास का एस्पिरेशन। रोक नहीं पाते लोग कि मुझे मकान खरीदना ही है। ये जरूरी है। वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क, जब मकान खरीदना है तो ये मेरे लिए है, इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं खुद उस मकान में रहने वाला हूँ तब आप बेसिकली इस रिसर्च रिपोर्ट को लोगे और ऑब्जेक्टिवली एक स्कोर लागे और ये सोचना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में भर रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है या स्कोर बोल रहा है कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो एक इमोशनल प्रीमियम है जो मैं पे कर रहा हूँ। वो इमोशनल प्रीमियम पे करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं जब आप उस घर में खुद रह रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो इमोशनल प्रीमियम की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए।